मार्केट पे बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं एनविजन कैपिटल के फाउंडर नीलेश शाह। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया आज CNBC आवाज़ के 21st बर्थडे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले नीलेश जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है शायद, या तो आप म्यूट। हाँ हाँ, बर्थडे बर्थडे के मौके पे आप सबको बहुत बड़ी शुभकामनाएं। और यही उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने एक बहुत बढ़िया काम इतने वर्षों में किया है वही बरकरार रहे। तो बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया नीलेश जी। अरे नीलेश जी, अब कुछ मार्केट की बात करते हैं। हम अभी इन्फोसिस की बात कर रहे थे। आपने काफ़ी समय से इस पूरे सेक्टर को ट्रैक किया है और कई बार आपने इस सेक्टर के टॉप्स और बॉटम्स को भी आइडेंटिफाई किया है। इस समय लार्ज कैप IT को लेकर आपका क्या व्यू है? अनुज, ये जो जो फंडामेंटल्स हैं वो तो और बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको ग्रोथ स्टॉक्स की तरह परसीव किया जाता है। लेकिन अगर पिछला दशक ले तो पिछले दशक में भी जब IT स्पेंडिंग या जो जनरली दुनिया में टेक्नोलॉजी स्पेस में जो एडवांसमेंट्स हुई है उसके मुकाबले इनके जो ग्रोथ रेट्स है वो काफी मॉडरेट रहे हैं। मतलब इनका जो रुपी टर्म्स में ग्रोथ रेट है वो 8-10% का ग्रोथ रेट रहा है पिछले 10 साल में। तो मेरा ये मानना है कि आगे चलते हुए भी ये कोई ट्रेजेक्टरी, ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी है ये कुछ बदलने वाली नहीं है और शायद यही रहेगी। और इनका सबसे बड़ा चैलेंज है, दो चैलेंज है। एक तो इनका बेस बहुत ज्यादा बड़ा है और दूसरा अगर AI का उनको ढेर सारा काम भी मिले तो वो इन पे इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। तो उससे ऐसा नहीं है कि कुछ 5 या 8% की ग्रोथ की जगह इनका ग्रोथ रेट 15% या 18% हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सेक्टर है, खास करके जो बिग IT है, वो जनरली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो बेंचमार्क को लेके इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ज्यादा है, या फिर एकदम जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जो शॉर्ट टर्म 2-3% का मूव कैप्चर कर पाए। लेकिन जो एक बॉटम अप इन्वेस्टर है उनके लिए शायद और बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। नीलेश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बस संक्षेप में इस बात का उत्तर दीजिएगा क्योंकि इसका मेरा मुख्य प्रश्न बाद में आएगा। इज दैट प्रॉब्लम परसिस्ट विद मिड कैप IT एज वेल? आपने कहा कि लार्ज कैप IT, क्या ये ग्रोथ मिड कैप में विजिबल है आपको? वहाँ पे बेस इफेक्ट इतना बड़ा नहीं है, वो AI में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब्सटेंशियल कैश पोर्शन अपना, फॉर इंस्टेंस कोफोर्ज। मिड कैप IT पे स्लाइटली डाइवर्जेंस है आपके व्यू में? हाँ, मिड कैप IT एक ज्यादा बेहतरीन सेगमेंट है IT स्पेस में। और अगर हम कंपनीज देखें जो मिड कैप कंपनीज है उनमें कई कंपनीज ने अच्छा प्रदर्शन दिया भी है। आगे जाके अपॉर्चुनिटी वही आएगी जो एक इंडिविजुअल मिड कैप IT कंपनी या स्मॉल कैप IT कंपनी है जो AI में बहुत बढ़िया काम कर सकती है और बहुत ज्यादा बिजनेस लाके बहुत शानदार रेवेन्यू ग्रोथ आ सकती है। उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओके नीलेश, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। IT एज ए स्पेस हमने डिटेल में चर्चा कर ली सर, लेकिन मेरा सवाल आपसे ओवरऑल मार्केट को लेकर है। 12 ट्रेडिंग सेशन हमने देख लिए, 11 या 12 इस 2026 की, और वो कन्विक्शन अभी भी नहीं बन पा रही है। 2026 की शुरुआत अगर कहें तो थोड़ी ठंडी होती हुई नजर आ रही है। मार्केट्स पर अभी क्या फिलहाल आपका व्यू बन रहा है? शॉर्ट टर्म में जो है वो जितने भी जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं या जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं टैरिफ्स को लेके या कुछ या जो डेवलपमेंट्स और जियोपॉलिटिकली हो रहे हैं, खास करके जो वेनेजुला में हो रहे हैं, तो वो चलते हुए हम इंडिया के मार्केट के लिए थोड़े शॉर्ट टर्म में जरूर हेडविंड्स उभर के आ रहे हैं। अर्निंग्स मेरे हिसाब से जनरली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है या शायद एक्सपेक्टेशन से जो थोड़े ज्यादा अच्छे ही है। लेकिन ये जो 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है उसमें अगर कुछ पॉजिटिव्स आ गए तो हो सकता है कि वो मार्केट के लिए एक टेलविंड्स बने और एक मार्केट को अच्छा बढ़ावा भी मिल सकता है, क्योंकि हमारी मार्केट काफ़ी कंसोलिडेशन फेज से गुजर चुकी है। टाइम वाइज करेक्शन हुए हैं, काफ़ी प्राइस करेक्शन भी हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन, कुछ हफ्तों के लिए शायद हम साइडवेज रहे, थोड़े करेक्टिव मोड में रहे, लेकिन जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो काफी सकारात्मक और पॉजिटिव आउटलुक है। तो नीलेश जी, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप सही सेक्टर का चुनाव करें और सही वक्त पे निकल भी जाएं। मुझे याद है पिछले लगभग 7 साल में या 6 साल में मेरी आपसे बहुत बार जब बात हुई है अनुज और मेरी, आपने रियल स्टेट एंसिलरी को बहुत सही वक्त पे पकड़ा था।
कल हमने सिग्नेचर ग्लोबल के अपडेट्स को देखा और मैं खुद इस दिल्ली एनसीआर के मार्केट को सेंस कर पा रहा हूँ, डिमांड नहीं है इस प्राइसिंग पे, वो वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग मिसिंग है। ऐसे में रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसिलरी होम इम्प्रूवमेंट इस सेगमेंट से क्या कुछ समय के लिए एक वाजिब डिस्टेंस बना के रखा जाए, ये ज़रूरी है या फिर आपका कुछ और व्यू है इस पर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जो रियल एस्टेट सेक्टर है या कनेक्टेड रियल एस्टेट सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं, उनमें थोड़ा अभी भी एक कंसोलिडेशन हो सकता है। और ये जनरली मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सेक्टर्स है ये थोड़े सिक्लिकल सेक्टर्स भी है, जो हम ये माने कि ठीक है डिमांड कंज्यूमर से आ रही है ताकि तो इनको कंज्यूमर सेक्टर की तरह देखना चाहिए, लेकिन वो एक गलत होगा क्योंकि डिमांड इसमें भी सिक्लिकल है, सीजनल है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके कनेक्टेड जो एक सेक्टर जो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है होम फाइनेंस के, जो उनमें जैसे एक साल में हमने देखा है गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में कैसी एक अच्छी तेजी का माहौल बना। ऐसा लग रहा है कि होम फाइनेंस जो सेक्टर उसमें काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है और इसमें हाई क्वालिटी कंपनीज है, तो इन पे ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई बुलिश है रियल एस्टेट पे तो रियल एस्टेट की जगह होम फाइनेंस कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए। मैं अगर रियल एस्टेट को थोड़ा और आगे बढ़ा दूं और आ जाऊं रिटेल स्टॉक्स में, जो इस पूरी स्पेस का बेंचमार्क था ट्रेंड, उसमें जिस तरीके की करेक्शन आई पिछले 2 साल में, ये स्टॉक 1.5 साल में ये स्टॉक आधा हो गया। यहाँ आपके हिसाब से क्या रॉन्ग गया और पूरी के पूरी स्पेस में इन पर्टिकुलर ट्रेंड, और यहाँ अब आपका क्या व्यू होगा? अनुज 2 या 3 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि स्टॉक काफी अप्रिशिएट होके वैल्यूएशंस काफी रिच हो चुके थे और वो रिच वैल्यूएशंस पे मार्केट चाहता है 10 on 10 परफॉर्मेंस। जो शायद मार्केट प्राइस इन कर रहा था वो 30-35% ग्रोथ का प्राइसिंग इन कर रहा था। ठीक है, 30-35% की जगह 25-30% भी आ गया तो वो भी फिर भी ठीक था। लेकिन अभी जो ग्रोथ है जो गिर के मिड टीन्स या हाई टीन्स में ग्रोथ आ चुका है, सब 20% ग्रोथ रेट आ चुका है, तो वो कॉन्टेक्स्ट में वैल्यूएशंस काफी रिलेटिवली एक्सपेंसिव थे, तो ये एक मेरे हिसाब से वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है। काफी हद तक प्राइस डैमेज हो चुका है, लेकिन अभी एक हो सकता है कि थोड़े कई क्वार्टर्स मार्केट इंतजार कर रहेगा कि एक्चुअली इवेंचुअल क्या सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वैल्यू रिटेल का सेगमेंट है उसमें कई और ऑप्शंस आ गए हैं, कई और कंपनीज आ चुके हैं जिनका प्रदर्शन रिलेटिवली ठीक ठाक ही रहा है। तो एक इन्वेस्टर के लिए तो काफी ऑप्शंस उभर के आते हैं। और तीसरा कि अगर जो फैशन कंपनीज हैं जैसे मिंत्रा वगैरह, अगर उनके आईपीओज आ गए तो मार्केट में जो चॉइस है वो और भी एक्सपैंड हो जाएगी। तो एक जो ट्रेंड का स्कैसिटी प्रीमियम जो एक चल रहा था, वो स्कैसिटी प्रीमियम धीरे धीरे खत्म हो रहा है और भी हो सकता है। तो ये तीनों फैक्टर्स के हिसाब से ट्रेंड के स्टॉक प्राइस में इतना करेक्शन हमें देखने को मिला है। जी बिल्कुल सही बात की सर, ट्रेंड की एनालिसिस कर ली हमने, आपका व्यू भी समझ लिया। लेकिन एफएमसीजी पैक को लेकर मेरा आपसे सवाल ये है कि 2026 में कुछ स्टॉक्स ने इस स्पेस से परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की है, 2025 का लूजर था, क्या 2026 में विनर बन के उभरेगा? जो बड़े एफएमसीजी कंपनीज है उनकी हाल, जो इंडियन हमारी आईटी कंपनीज की जो हाल है, बड़ी आईटी कंपनीज, उनकी तरह ही उनके हाल है। जो कंजम्पशन है, चाहे वो बेसिक बिस्किट्स हो, नूडल्स हो, जो बेसिक सोप्स हो, शैम्पूज हो, ये जो कैटेगरी है ये रिलेटिवली अच्छी पेनिट्रेटेड कैटेगरीज हो गई है। इनमें 60-70-80% का पेनिट्रेशन ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो जो बड़ी एफएमसीजी कंपनीज है उनका ग्रोथ जो है वो मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ ही रहेगा। तो ये जो सेक्टर है वो ग्रोथ इन्वेस्टर्स के अभी उनके जो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएगा और उनके बेस भी बहुत बड़े और उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है अपने आप को रीओरिएंट करना। उसके सामने जो छोटे प्लेयर्स हैं, वेल फंडेड प्लेयर्स हैं, वो और अजाइल है, वो नीश प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और एस्पिरेशनल कस्टमर्स है, जो प्रीमियम कस्टमर्स है, उनका माइंड शेयर और पॉकेट शेयर और वॉलेट शेयर भी कैप्चर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो उनमें वृद्धि की जो दर है वो ज्यादा बेहतरीन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस लोअर है, रॉ मटेरियल प्राइसेस लोअर है, लेकिन उसके अलावा इनमें रेवेन्यू ग्रोथ आ पाना थोड़ा कठिन ही रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा इनके लिए। अच्छा नीलेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे आप स्वीकार करें ना करें, कि ट्रंप साहब, उनकी नीतियां, उनका रोज आकर
ट्रुथ सोशल पे कुछ ना कुछ लिख देना। हम बीता एक साल कैसा गुजरा है, यकीन मानिए, मतलब बहुत दिक्कत भरा है और शायद हमें आने वाले वर्षों में चुनौती मिलती रहे। कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसा स्पेस जिसको आपको लगता हो कि जो वो ग्लोबल सेटअप से थोड़ा सा, अगर आप देखें हट कर, ओनली इंटरनल मैटर, ओनली अगर आप देखें डोमेस्टिक इकोनॉमी से अगर आप देखें प्रभावित होने वाला कोई सेक्टर जो कि जिसमें थोड़ा सा हम हाइड कर सकते हैं, अपने आप को छुप सकते हैं वहाँ पे वर्ष 1-2 वर्ष के लिए, जहाँ पे ग्रोथ आपको नज़र भी आ रही हो डिसेंट? जो एक सेक्टर जो है, और उनको एक सेक्टर कहना बहुत आई थिंक वो सही नहीं होगा, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, चाहे वो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स हो या चाहे वो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हो, ये जो ओवरऑल क्षेत्र है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये इंडिया की मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को परफेक्टली अलाइन करता है। इनका ग्रोथ पूरा डोमेस्टिक ड्रिवन है, इनमें ऑपरेटिंग लिवरेज काफी आता रहता है, इनमें स्केल है, इनमें फोकस है, इनमें निश है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले 3 महीना या 6 महीने में इनमें अच्छे करेक्शंस भी आए हैं। तो जो 2021 2022 में जितनी भी ये क्षेत्र की कंपनीज के आईपीओज आए, उनमें काफी अच्छा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो 2025 में ये क्षेत्र की कई सारी कंपनियों ने आईपीओ भी निकाले हैं, तो उनमें हो सकता है कि अगले 6 महीना 12 महीना में एक अच्छा प्राइस करेक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। तो वो भी एक एडेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट ऑन द होल जो आप कह रहे हैं कि अगर ग्लोबल हेडविंड्स है या ग्लोबल चैलेंजेस है, उनसे अगर एक रिलेटिवली इम्यून कोई अगर क्षेत्र है तो वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनीज। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी एक हम इस स्पेस पर एक स्टोरी भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस स्पेस में आपका क्या व्यू है? और इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज, आई बिलीव इवन पीबी फिनटेक आपके पोर्टफोलियो में है, इस स्पेस पर आपका क्या व्यू है? स्पेस बहुत जबरदस्त है अनुज। जो इंश्योरेंस सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 10 से 15% का ग्रोथ वो बरकरार रहेगा। उसमें जो ऑनलाइन का शेयर है वो शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और शायद और भी बढ़ेगा। तो जो ऑनलाइन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी जबरदस्त है लंबे समय के लिए, अगले 3 साल 5 साल 10 साल के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी बहुत लो है। शॉर्ट टर्म में उनमें कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं, जहां ऐसा एक थॉट प्रोसेस चल रहा है कि क्या कमीशंस को कैप किया जाए और बाकी कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए। उसके चलते हुए इनके स्टॉक प्राइसेस अप्रॉक्सीमेटली 30% भी करेक्ट हो चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही अच्छा एक हेल्दी करेक्शन है और स्टॉक प्राइस काफी एक अट्रैक्टिव लेवल पे आ गया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है और कन्विक्शन है वो अभी भी बरकरार है ये स्पेस के लिए। कॉन्फिडेंस बरकरार है अभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आपको इस साल के लिए।